वानप्रस्थ अपराध है। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके राष्ट्र के लिए। गौर से सुनिएगा और हमेशा बोल रहा हूँ कि ये एक अवार्ड विनिंग वीडियो है। आप में डेयर है या आपके किसी प्रोफेसर में, किसी ज्ञानी में डेयर है तो आप मुझे बाकायदा चैलेंज कर सकते हैं। सब धर्मों में ये बड़ी परंपरा चली है कि जो क्लियर कट बात है उसको गोल-मोल करके बताना। कोई भी काम है उसमें परफेक्शन तभी आता है जब आपने अपने सीखे हुए ज्ञान में आर-एन-डी किया हो। आर-एन-डी का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डियर फ्रेंड्स, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं आपके समक्ष एक ऐसा विषय लेके आया हूँ जिसको आपके और हमारे पूर्वजों ने हजारों साल से फॉलो किया है, लेकिन वो नहीं जानते थे और आप भी नहीं जानते कि वो किसके लिए अमृत है और किसके लिए विष है। जी, मैं बात कर रहा हूँ वानप्रस्थ आश्रम की। मैं आपको बताऊंगा कि वानप्रस्थ क्या है, ये किसके लिए अमृत है और किसके लिए विष है। संक्षेप में जान जाइए, हमारे यहाँ ऐसा हमारे ओल्ड स्कूल ऑफ सनातन में ये बताया जाता था कि जीवन यदि 100 वर्ष का है, मान लिया, तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। अब वानप्रस्थ आश्रम क्या है? ये मान के चलिए कि गृहस्थ आश्रम से आपका मुंह मोड़कर फाइनल डेस्टिनेशन संन्यास आश्रम की तरफ जाने की बीच में एक लिंक है। मतलब ये हुआ, ये कहता है कि जब आप 50 वर्ष के हो गए हैं तो अपने घर बार कारोबार की तरफ से ध्यान हटाकर वान, वन का मतलब जंगल, माने अब आप एक संन्यास आश्रम या वानप्रस्थ या जंगल की तरफ अपना मुंह करें। वहां तक तो समझ में आता है, फॉरेस्ट की तरफ मुंह करें। लेकिन इसमें जो सबसे आपत्तिजनक बात है वो ये है कि आप अपने घर बार कारोबार से डिटैचमेंट करें और फॉरेस्ट लाइफ की तरफ, सन्यासी लाइफ की तरफ, आश्रम लाइफ की तरफ, परलोक लाइफ की तरफ आप अटैचमेंट करें। तो वानप्रस्थ में गृहस्थ से डिटैचमेंट की, भले वो पार्शियल डिटैचमेंट हो, मतलब एक झटके से आपको अलग नहीं हो जाना है, लेकिन आपको अपना जो अटेंशन है, जो अपना फोकस है, वो गृहस्थ आश्रम से हटाकर कहाँ लाना है? वानप्रस्थ या संन्यास। या क्यों ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ये बताया गया है कि आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, वो संन्यास आश्रम में मिलेगा, वैराग्य जीवन में मिलेगा, और आप एक झटके से वहां ना जाएं। तो ये ट्रांजिटरी फेज है। तो दरअसल जो वानप्रस्थ हुआ, ये क्या हुआ? ये एक ट्रांजिटरी फेज हुआ गृहस्थ से लेकर संन्यास आश्रम की तरफ। मैंने बहुत सरल शब्दों में आपको ये समझाया है और ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है जो मैंने आपको बताया है। ये बात अलग है कि हमारे जो ज्ञान मर्मज्ञ हैं इसका भी एक अलग मतलब निकाल लें। सब धर्मों में ये बड़ी परंपरा चली है कि जो क्लियर कट बात है उसको गोलमोल करके बताना। लेकिन पंच लाइन में या थंब लाइन में या दो शब्दों में क्या हुआ कि गृहस्थ से, जीवन से डिटैचमेंट करके, यहाँ से अपने फोकस को शिफ्ट करके आप दूसरी तरफ लेके जाएं, ये बताया गया है वानप्रस्थ। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कितना बड़ा जहर है वानप्रस्थ, और कठोर शब्दों में बोल रहा हूँ कि वानप्रस्थ अपराध है। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके राष्ट्र के लिए, और बड़े शब्दों में कहें तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटी के लिए, विश्व मानवता के लिए। अब कैसे ये अपराध है, कैसे ये विष है, कैसे ये पाप है, इस बात को आप समझिए। और बाद में आपको मैं थर्ड उसमें बताऊंगा कि ये अमृत किसके लिए है। देखिए ऐसा है, जो 0 से 25 का मतलब वो जो ब्रह्मचर्य आश्रम जहाँ आपने शिक्षा दीक्षा ली, वो तो आप समझ में आते हैं। जब आप अपना घर द्वार बसाते हैं और ऑब्वियसली अपना पूरा ध्यान जो आपने शिक्षा केंद्रित की है वो अपने कारोबार या अपने व्यवसाय या अपनी नौकरी धंधे किसी में भी लगाते हैं। मतलब ये हुआ कि गृहस्थ आश्रम की बुनियाद क्या है? वो ये है कि अपने घर परिवार को चलाने के लिए, अपने कारोबार को, अपनी फैक्ट्री को, अपनी आजीविका को, अपनी नौकरी पर ध्यान देना। क्योंकि यदि वो काम आप अच्छे से करेंगे, ऑब्वियसली तभी आप अपने परिवार को चला पाएंगे। तो गृहस्थ आश्रम का ये मतलब आपको समझ में आ गया। अब ऐसा है कि 25 से 50, अब इसका जो वाइटल पॉइंट है जरा सुनिए। देखिए 25 से 50 वर्ष का जो समय है, इसमें हर आदमी की बहुत टाइम और एनर्जी अपनी नई गृहस्थी को बनाने में, बसाने में, इनिशियल डिस्टर्बेंसेस को झेलने में लग जाती है। 50 वर्ष तक आते आते उसकी गृहस्थी सेटल हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और उसका कारोबार फलने फूलने लगता है।
अब जो मैं बता रहा हूँ वो समझिए। देखिए, गौर से सुनिएगा, और हमेशा बोल रहा हूँ कि ये एक अवार्ड विनिंग वीडियो है। आप में डेयर है या आप पे किसी प्रोफ़ेसर में, किसी ज्ञानी में डेयर है, तो आप मुझे बाकायदा चैलेंज कर सकते हैं। देखिए, किसी भी काम में, चाहे वो एडवोकेट का हो, लॉयर का, चाहे आर्किटेक्ट का हो, चाहे इंजीनियर यानी टेक्नोक्रेट का हो, चाहे साइंटिस्ट का हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट का हो, चाहे प्रोफ़ेसर का हो, चाहे डॉक्टर का हो, कोई भी काम है, उसमें परफेक्शन तभी आता है जब आपने अपने सीखे हुए ज्ञान में आर-एन-डी किया हो। आर-एन-डी का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब किसी काम को आप, चाहे कोई एडवोकेट भी हैं, हमारे मित्र इसको अच्छे से समझेंगे, जब 20-25 साल आप उस काम को कर लेते हैं, तो अब आपका दिमाग उसमें और परफेक्शन की तरफ जाता है। और इसलिए मैंने आपको जितने फील्ड बताए, इवन जो बढ़ई और लोहार वाले काम भी हैं, इनमें परफेक्शन की उम्र आती है 50 के बाद। और मैं फिर आपसे चैलेंज के तौर पे बोल रहा हूँ, आप इक्का-दुक्का नाम बताएँ, तो वो भी मैं बता दूँगा कि वो भी कैसे गलत हैं। जितने भी साइंटिस्ट हुए, न्यूटन से लेके आइंस्टीन से लेके जितने भी मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट हुए, जितने भी नोबेल प्राइज़ विनर हैं, ये सारे के सारे, इवन जितने बिज़नेसमैन हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने एंटरप्रेन्योर हैं, इन सब की लाइफ़ का क्रीम का पीरियड आता है 50 साल के बाद। शुरू के 25 से 50 साल में इनकी अपना विवाह संबंधी समस्याएँ, संतान संबंधी समस्याएँ, कारोबार संबंधी समस्याएँ 90% सॉल्व हो जाती हैं। अब आदमी अपनी जो उसने अचीवमेंट है उसको परफेक्शन पे लाता है। आप किसी वकील के पास भी जाएँगे तो आप कोशिश करेंगे कि यार हमारा लॉयर जो है वो परफेक्ट नहीं तो नियर परफेक्ट हो। तो आप पाएँगे इस प्रोफ़ेशन में भी लोग जैसे-जैसे सीनियर होते जाते हैं, सीनियर डॉक्टर, सीनियर कंसल्टेंट, सीनियर एडवाइज़र, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 50 वर्ष से ऊपर का जो समय है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी में 4 चाँद लगाता है। और मेरी सलाह ये है कि इस समय आप ये मोक्ष और ब्रह्म और आत्मा और परमात्मा और परलोक पर बिल्कुल भी ध्यान ना देकर, ना इज़राइल में ध्यान दिया जाता, ना चीन में दिया जाता, ना रूस में दिया जाता और ना अमेरिका में दिया। वो सिर्फ़ इस महान देश में ही दिया जाता है कि जब आप 50 साल के बाद अपने काम के परफ़ेक्शन की हद पे, इसी को कहते हैं सिद्धि। जब आप अपने काम के परफ़ेक्शन की स्टेज पे जाने का जब समय आता है, तब अपने माइंड को डाइवर्ट और डेविएट करने की कतई आवश्यकता नहीं है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो कुछ लोगों को तो फ़ायदा होगा। उनके मठ गुलशन होंगे, उनके आश्रम गुलज़ार होंगे, वहाँ पर आप सेवा भाव से पहुँच जाएँगे, आप उनकी चरण सेवा करेंगे बाबाओं की, अपना दान वहाँ पहुँचाएँगे। लेकिन जो आपका वर्क फ़ील्ड है, जिसमें आप बहुत कुछ योगदान दे सकते थे, वो फिर आप नहीं दे पाएँगे। मैं फिर इस बात को सरल शब्दों में कह रहा हूँ कि आपको यदि मानवता को भी कोई गहरा गिफ्ट देना हो, यदि आपको राष्ट्र और समाज और कुछ नहीं तो यदि अपने परिवार को ही कोई तोहफ़ा देना हो, तो उसका एक ही तरीका है, अपने काम में परफ़ेक्शन लाइए, प्रॉस्पेरिटी गेन कीजिए और फिर वही प्रॉस्पेरिटी आपसे होते हुए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाउनवर्ड फ़िल्ट्रेशन, फिर वही प्रॉस्पेरिटी आपसे बहते हुए समाज के बाकी तबकों में जाएगी। मतलब आप जब समृद्ध होंगे तो आपके यहाँ के, आपके बच्चे, आपके नाते रिश्तेदार, आपकी सोसाइटी, आपके चपरासी, आपके सेवक, आपका स्टाफ, आपके क्लाइंट सब समृद्ध होंगे। और तभी वो समाज के लिए कुछ कर पाएँगे, राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएँगे, और इवन यदि हम धर्म की भी बात करते हैं, धर्म रक्षा, तो भी वही लोग कर पाएँगे जिन्होंने समृद्धि को गेन किया है। और समृद्धि गेन होती है परफेक्शन से, और परफेक्शन आता है 50 साल के बाद, जब आपका पारिवारिक झंझटों से, मैं झंझट शब्द गलत बोल रहा हूँ शायद, जब पारिवारिक दायित्वों में 90% वो सूदिंग आ गई, वो सेटल हो गए, तब आप अपने काम पर ध्यान लगाकर आगे जा सकते हैं। आपको जितने भी साइंटिस्ट मिलेंगे, इवन आज यदि आप मुकेश अंबानी से बोलते हैं या किसी से भी बोलते हैं, आज इनकी प्रॉस्पेरिटी जो नए आयाम गढ़ती है, जो नई ऊँचाइयाँ गढ़ती है, वो 50 साल के बाद ही गढ़ती है। अब यदि आपको पुश्तैनी जायदाद मिली हो तो वो बात अलग है, लेकिन चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे वो आइज़ैक न्यूटन हो, चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे चाहे किसी भी फ़ील्ड का कोई भी आदमी क्यों ना हो, इसमें सिर्फ़ एक्सेप्शन एक है कि जिनकी पूरी जमा पूँजी फिज़िकल फ़िटनेस होती है। यदि कोई स्पोर्ट्समैन है, तो समझ में आता है कि 50 के बाद उसका रिटायर होना लाज़मी है। पर तब भी वो एक अच्छा कोच बन के, रमाकांत आचरेकर बनकर 10 सचिन पैदा कर सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है परलोकमुखी होने की, स्वर्ग, मुक्ति, मोक्ष, आत्मा सब अपनी जगह हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, आप, आपका परिवार, आपका स्टाफ, आपके क्लाइंट
और जिनको आप अपनी सर्विस देते हैं वो, और वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके काम में और परफेक्शन आए। परफेक्शन तभी आएगा जब अपना ध्यान परिवार से हटा के जंगल ले जाएंगे नहीं, जब परिवार से हटाकर, माने अब ये समय है, सरल शब्दों में कहूं कि आप अपने अपनों पर कम ध्यान दीजिए, अपने सपनों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अब हमारे बाबा वर्ग कहते हैं कि नहीं, इस समय आपको परलोक के लिए, मोक्ष के लिए, सन्यास के लिए, वैराग्य के लिए, इन सब के लिए सोचना है। तो देखिए दोनों रास्ते हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ, मेरी कोई ऐसी स्थिति नहीं है उनको चैलेंज करूँ। मैं सिर्फ आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि आपके सामने दोनों रास्ते हैं। 50+ होने के बाद या तो आप जंगल की तरफ, आश्रम की तरफ मुंह कर लीजिए, और या 50+ के बाद आप अपने जिन सपनों को या जिन काम के लिए आप पैदा हुए हैं उनमें यदि आप परफेक्शन लाते हैं तो समृद्धि आपके चरण चूमेगी, यश चरण चूमेगा, सफलता मिलेगी, और वही सफलता आपके परिवार को मजबूत करेगी, परिवार के बाद आपके समाज को मजबूत करेगी। समाज के लिए जिन लोगों ने करोड़ों रुपए का दान भी दिया है ना, वो 50+ के बाद परलोकवादी नहीं हो गए थे। उन्होंने अपने काम की, अपनी ड्यूटी के माध्यम से, अपने कर्तव्य के माध्यम से समाज को और राष्ट्र को और देश को सजाया और संवारा। जब आपके पास देने के लिए, मान लिया जाए आप प्रोफेसर ही हैं, या मान लिया जाए आप लॉयर ही हैं, आप बेहतर लेखन कार्य कर सकते हैं, आप चैम्बर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपका ध्यान 99% अपने काम पर फोकस हो। तो ये इसका दूसरा भाग भी कंप्लीट हुआ। अब तीसरा भाग जो है आपके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट जाएगा, लेकिन चूंकि मैंने कहा है तो मैं करूंगा। आपके परलोकवादी होने से, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, मोक्ष पाने की वो होने से फायदा सिर्फ उनको होता है जो मठों में बैठकर जबानी जमाखर्च चलाते रहते हैं। उनको समृद्ध गृहस्थ मिलेंगे जो उनकी चरण सेवा करेंगे, उनके टैक्स फ्री आश्रमों में सामान सप्लाई करेंगे, मतलब वो अपनी सर्विसेज भी देंगे उन टैक्स फ्री आश्रमों में। और वो बाबा लोग क्या करेंगे, वो माइंड फ्री स्पीच देंगे। सुनिए कितनी कठोर बात कह रहा हूँ, ब्रेन फ्री स्पीच। जो बोले उसके पीछे कोई लॉजिक हो ना हो, फिर आप उसको सिर झुका के सुनते हैं। तो दोनों रास्ते आपके पास हैं। मैंने अपना जो सबमिशन था आपके सामने रखा। और दूसरी बात जो मैं बोलता हूँ, हमेशा बोल रहा हूँ, वो ये कि स्ट्रेंथन सनातन विद मी, सपोर्ट सनातन विद मी, रीबिल्ड सनातन विद मी, रिफॉर्म सनातन विद मी। क्यों? क्योंकि बाबाइज्म इज नॉट हिंदुइज्म। दैट्स इट।